नमस्कार। दुनिया भर की खास खबरें समेटकर हम हाजिर हैं कार्यक्रम खबर दुनिया की लेकर। आपके साथ मैं हूं ऋतु वर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि क्यों इदलिब अगला एलेप्पो बन सकता है और चीन और अमेरिका के बीच तनातनी का क्या है नया मसला। लेकिन इन सब से पहले आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। पूर्वी एलेप्पो पर सीरियाई सेना का कब्जा, युद्ध में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का सिलसिला जारी। सरकार और विद्रोहियों के बीच बचाव कार्य के लिए नहीं बन पाई कोई ठोस योजना। दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका चीन एक बार फिर आमने सामने। अमेरिका ने चीन पर 7 कृत्रिम द्वीपों पर हथियारों की तैनाती का लगाया आरोप। चीन ने कहा अपनी सुरक्षा का है उसे अधिकार। हैकिंग मामले पर अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दी रूस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। ओबामा का दावा, चुनाव से पहले पुतिन को थी हैकिंग की जानकारी। वेनेजुएला में नोटबंदी का फैसला कुछ दिनों के लिए टला। पहले से ही आर्थिक अफरा तफरी से जूझ रहे वेनेजुएला में स्थिति और बिगड़ी। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने संकट को बताया अंतर्राष्ट्रीय साजिश। पनाह की तलाश से जर्मनी पहुंचे अफगानिस्तान के कई लोगों को होना पड़ा निराश। शरण याचिका खारिज होने के बाद जर्मन सरकार ने 38 लोगों को वापस भेजा काबुल। जल्द होगी और शरणार्थियों की वापसी। और सबसे पहले शुरुआत एशिया से, जहां सीरिया एलेप्पो में लगता है इंसानियत हार गई है। अलेप्पो से उठ रही फरियादों के बाद सीरिया, रूस और विद्रोहियों को समर्थन दे रहे तुर्की ने वहां फंसे लोगों को बाहर निकालने का एक समझौता किया। शुक्रवार सुबह अलेप्पो से जब लोगों के बाहर निकालने का सिलसिला रोका गया तो एक बार फिर दुविधा की स्थिति बन गई है। खूबसूरत मस्जिदों का एक शहर, प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर अलेप्पो खंडहर में तब्दील हो चुका है। मलबों का शहर बन गया है अलेप्पो। धराशायी इमारतें लाशों से अटी पड़ी हैं। सड़ती लाशें महामारी का खतरा पैदा कर रही हैं। जिन नायाब नक्काशी वाली मस्जिदों की खातिर यूनेस्को ने इसे विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में जगह दी थी, अब उनमें से ज्यादातर जमींदोज हो गई हैं। पिछले 1 महीने की भारी बमबारी जब इतिहास को मलबों में दफन कर रही थी तो वहां फंसे लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए दुनिया से फरियाद कर रहे थे। इन संदेशों में दुख, दर्द, हताशा, निराशा, हौसला, जाबाजी, उम्मीद, जीने की तमन्ना और न जाने क्या क्या था। किसी ने ट्वीट किया, यहाँ गिरता हर बम एक नरसंहार है, अलेप्पो को बचाओ, इंसानियत को बचाओ। किसी ने लिखा, मैं अभी जिंदा हूँ दोस्तों के साथ नरसंहार देखने के लिए। एक बच्ची ने ट्वीट किया, मैं किसी भी पल मर सकती हूँ। 1 घंटे बाद लिखा, पिता घायल है, मैं रो रही हूँ। ये ट्वीट वहाँ के खौफनाक हालात बताने के लिए काफी हैं, लेकिन 21वीं सदी की विकसित और सभ्य दुनिया के कान पर जूं तक नहीं रेगे। वो खामोश तमाशाई बनी रही। इतनी फरियादों के बाद सीरिया, रूस और विद्रोहियों को समर्थन दे रहे तुर्की ने वहां फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एक समझौता किया। मंगलवार का पहला समझौता विफल हो गया। बुधवार को फिर समझौता हुआ। गुरुवार को ग्रीन कॉरिडोर बना। 20 बसें, 10 एम्बुलेंस और विद्रोहियों के लिए 100 से ज्यादा गाड़ियां लगाई गई। आम लोगों को शिविरों में पहुंचाने और बागियों को उनके कब्जे वाले शहर इदलिब ले जाने पर सहमति बनी। बागियों को पूरा सम्मान देने का वादा हुआ। कुछ खुशनसीब थे जो इन बसों में बैठकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। शुक्रवार को फिर खबर आई, युद्ध विराम टूट गया है। वजह बताई जा रही है, विद्रोहियों ने कुछ इलाकों की घेरेबंदी तोड़ने से इनकार कर दी है। जिंदगियां फिर अधर में हैं। उम्मीद का चिराग फिर से फड़फड़ाने लगा है। चिराग की लौ जलाए रखने के लिए दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक समझौता होना जरूरी है, वरना इदलिब अगला अलेप्पो बन सकता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन से फोन पर बातचीत के बाद अब साउथ चाइना सी में ड्रोन जब्त करने की चीन की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका ने कहा है कि चीन ने चुराया हमारा ड्रोन। चीन और अमेरिका के बीच तनातनी का अब ये एक नया मसला है। दक्षिण चीन सागर की उफनती लहरों पर कब्जे को लेकर चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनातनी है। ताजा विवाद चीन द्वारा बनाए गए 7 कृत्रिम टापुओं पर हथियारों की तैनाती को लेकर है। दरअसल अमेरिकी सुरक्षा को लेकर काम करने वाले एक थिंक टैंक ने सनसनीखेज दावा किया है कि चीन इन द्वीपों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ कुछ खतरनाक हथियारों की तैनाती कर रहा है।
थिंक टैंक ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को जारी कर चीन के उस झूठ को बेनकाब कर दिया है जिसमें उसने दावा किया था कि इन द्वीपों का इस्तेमाल सिर्फ व्यापारिक मकसद के लिए किया जाएगा। पिछले साल अगस्त में खुलासा हुआ था कि चीन ने 3 कृत्रिम टापुओं पर एयरक्राफ्ट हैंगर्स बना लिए हैं। हो-हल्ला मचा तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति को भरोसा दिलाया कि चीन कभी इन द्वीपों का सैन्यकरण नहीं करेगा। इन ताज़ा तस्वीरों ने उसके दावों की पोल खोल दी है। हमें लगता है चीन अपनी सीमा क्षेत्र में कुछ भी करने को स्वतंत्र है और मैं कहना चाहता हूं कि चीन अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कहीं भी सैनिक की तैनाती कर सकता है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर चीन की प्रतिक्रिया सही नहीं रही है। दक्षिण चीन सागर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जहां की काफी तनाव है, वहां भी चीन का रवैया ठीक नहीं रहा। इसके साथ ही चीन ने पहली बार अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग और वारशिप से बमबारी का अभ्यास किया है। अभ्यास कोरिया के पास बोहाई समुद्र के उत्तर पूर्व में किया गया। ड्रिल का मकसद कई तरह के जहाजों के मुकाबले की क्षमता को परखना था। इस बीच अमेरिका ने चीनी नौसेना पर दक्षिण चीन सागर से उसकी एक खोजी नौका को जब्त करने का आरोप लगाया है। अमेरिका का कहना है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल पानी के खारेपन और तापमान का पता लगाने के लिए किया जाता है। दक्षिण चीन सागर का समुद्री रास्ता कारोबार के लिहाज से दुनिया के बेहद फायदेमंद रास्तों में से एक है। यहाँ से हर साल अरबों का कारोबार होता है। इस पर इस इलाके के समुद्र को प्राकृतिक गैस और तेल का अपार भंडार भी माना जाता है। जाहिर है इस पर कब्जे की चीन की कोशिश को नाकाम करने में अमेरिका एक अरसे से जुटा हुआ है और चीन भी उसे बराबर की टक्कर देने पर आमादा है। लिहाजा इस इलाके में जंग की आशंका लगातार बनी हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जापान के साथ शांति संधि तथा आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर विचार व्यक्त किया है। पुतिन 2 दिन की जापान यात्रा पर थे। हालांकि दोनों देश के बीच द्वीपों के विवाद को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया है। दोनों देशों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह जापान के उत्तर में स्थित 4 द्वीप हैं, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद से पिछले सप्ताह जॉन की द्वारा इस्तीफा देने की चौंका देने वाली घोषणा किए जाने के बाद बिल इंग्लिश ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इंग्लिश इससे पहले वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। स्टेट सर्विसेज मंत्री पाउला बेनेट को उप प्रधानमंत्री नामित किया गया है। अमेरिका ने राष्ट्रपति चुनाव में रूस द्वारा हस्तक्षेप को लेकर जवाबी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हैकिंग के खिलाफ अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप का मामला लगातार गहराता जा रहा है। खुफिया एजेंसियों द्वारा जताए गए शक का समर्थन व्हाइट हाउस तो पहले ही कर चुका था। अब खुद राष्ट्रपति बराक ओबामा इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। एक रेडियो कार्यक्रम के जरिए ओबामा ने कहा कि अगर चुनावों की अखंडता प्रभावित करने की कोशिश की गई है तो कार्रवाई जरूरी है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई भी विदेशी सरकार हमारे चुनावों को प्रभावित करती है। हमें इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। इससे पहले व्हाइट हाउस इस हैकिंग ऑपरेशन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगा चुका है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने कहा है कि ये बिल्कुल साफ है कि पुतिन इसमें शामिल थे, जबकि रूस इसे एक मजाक से ज्यादा अहमियत नहीं देता है। हम विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि रूस के वरिष्ठ अधिकारी ऐसे मामलों में शामिल हैं। मुझे टेलीविजन पर चल रहे ऐसे खबरों को देखकर हैरानी हुई। मुझे इसमें कुछ कहना नहीं है। ये खबरें मजाक के अलावा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के बीच ये आरोप लगता रहा था कि रूस रिपब्लिकन उम्मीदवार और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जितवाना चाहता है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए हैकर्स का सहारा लिया जा रहा है। ट्रंप भी ऐसे आरोपों को खारिज करते रहे हैं। कहा जा रहा है कि हिलेरी क्लिंटन जब अमेरिका की विदेश मंत्री थी तो उन्होंने 2011 में रूस में हुए संसदीय चुनाव को लेकर सवाल खड़ा किया था। इसे लेकर पुतिन बुरी तरह से हिलेरी पर भड़क गए थे, जिसका बदला लेने के लिए पुतिन ने ये कदम उठाया। अभी तक इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे पता चले कि हिलेरी क्लिंटन के ईमेल्स हैकिंग में पुतिन का हाथ है। सच्चाई जो भी हो,
इस मामले के सामने आने के बाद कई यूरोपीय देश भी चिंतित हो गए हैं। फ्रांस और जर्मनी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। चांसलर एंगेला मर्केल ने साइबर हमले की चेतावनी तक जारी कर दी है। ब्रिटेन की M16 ने तो साइबर हमलों को पश्चिमी देशों के लोकतंत्र के लिए खतरा तक बता डाला है। अमेरिकी राजनीति से पैसों का बोलबाला खत्म करने का वादा कर सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की सबसे अमीर कैबिनेट चुनी है। ट्रंप ने कारोबारियों, CEO, बैंकर्स और हॉलीवुड से जुड़े लोगों को जोड़ा है। कैबिनेट के 21 सदस्यों में से 20 को नामित कर चुके हैं। इसमें ज्यादातर गोरी नस्ल के बुजुर्ग और धनी लोग हैं। इनमें 15 लोगों की कुल संपत्ति करीब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। ये रकम 83 देशों की GDP से ज्यादा है। वेनेजुएला में हाल ही में करेंसी नोट वापस लिए जाने का फैसला लिया गया था, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया है। वेनेजुएला की सरकार की तरफ से कहा गया है कि 100 बोलीवर के बैंक नोट हटाए जाने की नीति पर 2 जनवरी तक अमल नहीं किया जाएगा, यानी ये नोट तब तक के लिए चलन में बने रहेंगे। कई दिनों की आर्थिक अफरा तफरी के बाद नोटबंदी की नीति में सरकार ने ये फेरबदल किया है। पहले से ही आर्थिक तंगी, महंगाई और बेरोजगारी का सामना कर रहे वेनेजुएला के सामने नोटबंदी का नया संकट पैदा हुआ तो राजधानी कराकस से लेकर देश के अन्य शहरों में सिर्फ नजर आने लगी कतार और कतार। कहीं सड़कों पर लोगों का हुजूम तो कहीं लूटपाट तो कहीं पुलिस से हाथापाई। प्यूर्टो ला क्रूज में बैंक से कैश छीनने की कोशिश में दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई, यानी आर्थिक अफरा तफरी ऐसी कि सरकार को झुकना पड़ा और नोटबंदी के फैसले को 2 जनवरी तक टाल दिया गया। दरअसल वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने देश की सबसे बड़ी मुद्रा यानी 100 बोलीवर के नोट को बंद करने के लिए आपात आदेश जारी किया था, जिस पर फिलहाल विराम लगा दिया गया है। नोटबंदी का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। 100 बोलीवर के नोट 2 जनवरी 2017 तक वैध रहेंगे। 100 बोलीवर के नोट की कीमत 6 रुपए 80 पैसा है, यानी एक नोट से मुश्किल से ही एक कैंडी खरीदी जा सकती है। किसी को एक हैमबर्गर खरीदने के लिए उसे 50 नोट चाहिए। उस पर सितम यह कि 100 बोलीवर की 50% करेंसी अवैध रूप से देश के बाहर चली गई है। इसका एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी देश कोलंबिया के जमाखोरों के कब्जे में है। मादुरो ने नोटों की तस्करी रोकने के लिए कोलंबिया से लगने वाली सीमा भी कुछ समय के लिए बंद कर दी थी। जी हाँ, ये नोटबंदी का फैसला पागलपन है। पहले नए नोटों को छापा जाना चाहिए, फिर कोई कदम उठाया जाए। हमारी स्थिति बेहद खराब है। युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सीमा बंद करना गलत है। कच्चे तेलों के दामों में भारी गिरावट ने वेनेजुएला में समस्या खड़ी कर दी है। अर्थव्यवस्था कच्चे तेलों के निर्यात पर टिकी हुई है। खाने, दवाइयाँ, घरेलू उपयोग के सामानों की भारी कमी है और इस साल महंगाई दर दुनिया में सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक 20,000 के नोट लाने की तैयारी कर रहा है। इसकी कीमत $5 के बराबर होगी। कुछ छोटी मुद्रा को नोट से सिक्कों में भी बदला जाएगा। जनमत संग्रह में हार के बाद प्रधानमंत्री मैटेओ रेंजी के इस्तीफा देने के बाद उनके करीबी माने जाने वाले पाओलो जेंटिलोनी इटली के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। रेंजी की कैबिनेट में पाओलो विदेश मंत्री थे। जेंटिलोनी फरवरी 2018 में होने वाले चुनाव तक इटली का नेतृत्व करेंगे। तुर्की के केजरी शहर में सैनिकों की एक बस को निशाना बनाकर किए गए कार बम धमाके में कम से कम 13 सैनिकों की मौत हुई है। बस ड्यूटी करने के बाद सैनिकों को लेकर जा रही थी। धमाका एक यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर पास में हुआ है। एक सप्ताह पहले ही इस्तांबुल में एक धमाका हुआ था। इसमें 44 लोग मारे गए थे। गाम्बिया के राष्ट्रपति याया जमेह के चुनाव नतीजों को मानने से इनकार करने के बाद सेना ने स्वतंत्र माने जाने वाले चुनाव आयोग की इमारत पर कब्जा कर लिया है। सेना ने यह कदम तब उठाया जब पश्चिमी अफ्रीका देशों के प्रमुख जमेह को ये समझाने गाम्बिया आ रहे थे कि वो नतीजों को मान ले। संगठन के प्रमुख ने कहा कि जमेह को कार्यकाल खत्म होने के बाद पद से हट जाना चाहिए, नहीं तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इस बीच अमेरिका ने भी जमेह से पद छोड़ने का आग्रह किया है। ऑस्ट्रिया स्थित हिटलर के घर को लेकर चला आ रहा लंबा कानूनी विवाद अब खत्म होता दिख रहा है।
यहाँ के सांसदों ने इस घर को जब्त किए जाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि इस घर के साथ क्या किया जाएगा। कई लोगों का कहना है कि इस इमारत को शरणार्थी केंद्र बना देना चाहिए। ऑस्ट्रिया के ब्राउनो एम इन शहर की ये पीली इमारत इन दिनों चर्चा का विषय है। इमारत की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस पर कब्जा पाने के लिए सरकार को संसद में कानून लाना पड़ा। दरअसल जर्मन को आर्य, खास और दूसरी सभी नस्लों से बेहतर बताने वाला दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर इसी इमारत में पैदा हुआ था। ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा के पास स्थित इस इमारत के निचले हिस्से में सराय हुआ करता था और ऊपर हिटलर का परिवार रहता था। इमारत के एक कमरे में 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म हुआ था। नाजी शासन के दौरान इस घर को हिटलर का स्मारक बना दिया गया था, लेकिन 1944 में नाजी शासन खत्म होने के साथ इसे भी बंद कर दिया गया। अब सरकार को डर सता रहा है कि कहीं बदलते जमाने के साथ कहीं ये घर नाजियों का केंद्र बिंदु न बन जाए, लिहाजा उसे अपने कब्जे में लाना चाहती थी। लेकिन बड़ा मसला था, घर की मालकिन जिरलेन पोमर इसे बेचने से इनकार कर रही थी। मजबूरन सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। 1954 में पोमर की मां ने इस घर को ऑस्ट्रियाई सरकार से खरीदा था। घर पर पोमर का मालिकाना हक जरूर था, लेकिन 1972 से सरकार ने इसे लीज पर ले रखा है। इसके एवज में सरकार उन्हें $5000 महीना देती थी। लेकिन 2014 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इस घर की मालकिन पोमर ने सरकार का लीज रद्द कर दिया था। अब संसद में सरकार द्वारा कानून पारित कराए जाने की खूब आलोचना हो रही है। लोग इसे प्रॉपर्टी के अधिकारों पर हमला बता रहे हैं, लेकिन सरकार का तर्क है कि नव नाजियों के उभार को रोकने के लिए ये संवैधानिक मजबूरी है। पिछले कई सालों से बेहतर भविष्य के इंतजार में जर्मनी में जिंदगी बिता रहे बहुत से अफगान नागरिकों को मायूस होना पड़ा है। जर्मन सरकार ने उनकी शरण याचिका रद्द कर उन्हें काबुल वापस भेज दिया है। वापस काबुल पहुंचे लोगों को लगता है कि वो एक बार फिर उसी दलदल में आकर फंस गए जहां से निकले थे। पिछले 3 सालों से अफगानिस्तान के अली मदद नसीरी को जर्मनी में पनाह के लिए हर सुबह का इंतजार रहता था, लेकिन एक सुबह उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। जब वो गहरी नींद में यूरोप में बस जाने का सपना देख रहा था, तभी 4 पुलिस वालों ने दरवाजे पर दस्तक दी और बिना कुछ बताए जेल में ठूस दिया। पुलिस वाले इतनी जल्दी में थे कि वो कपड़ा, मोबाइल और दूसरी जरूरी चीजों को भी नहीं उठा पाया। फिर उसे चार्टर्ड फ्लाइट से उसी जगह वापस भेज दिया गया जिसे वो रोज रोज के खून खराबे, तंग होती जिंदगी और अनिश्चितता के माहौल से तंग आकर अलविदा कह चुका था। फ्रैंकफर्ट से काबुल आने वालों में नसीरी अकेले नहीं थे, बल्कि उसके साथ 38 लोगों का पूरा एक जत्था था। पहले मुझे जेल ले जाया गया और फिर फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे। वहाँ मुझे एक फ़ोन भी नहीं करने दिया गया क्योंकि उन्हें मुझे वापस अफगानिस्तान भेजना था, क्योंकि मैं यूरोप गया था जहाँ मैंने अपना सब कुछ खो दिया। हर आदमी अपने मुल्क से प्यार करता है, क्योंकि मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगा? क्या मैं तालिबान और IS जैसे आतंकी संगठनों में शामिल हो जाऊँ? हालांकि इनकी शंकाओं को देखते हुए अफगान सरकार इन लोगों को उनके गृह प्रांतों में बसाने का भरोसा दिला रही है। अब तक यूरोप से 10,000 अफगानी वतन वापस लौट चुके हैं। अभी वापस आए ये वो लोग हैं जिन्हें जर्मनी ने शरण देने से मना कर दिया। इनकी वापसी को लेकर अक्टूबर में अफगान सरकार के साथ एक समझौता हुआ था। जर्मनी में दुनिया भर से करीब 10 लाख शरणार्थी पनाह की तलाश में पहुंचे हैं, जिससे देश की सुरक्षा और अखंडता को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। जर्मनी में शरण लेने वालों में सीरिया के बाद अफगानी दूसरे नंबर पर हैं। यूरोप में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ से लेकर कई आतंकी गतिविधियों में शरणार्थियों के शामिल होने के सबूत मिले तो पहले से ही नौकरियां और संसाधन छिन जाने के डर से परेशान यूरोप की बड़ी संख्या शरणार्थियों के खिलाफ खड़ी हो गई। बल्कि यूं कहें कि नफरत की बयार बह गई तो गलत ना होगा। बढ़ते दबाव के बीच शरणार्थियों के हित में आवाज बुलंद करने वाली जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल ने भी अपने रुख में थोड़ा लचीलापन लाया। अब अफगानियों की ये वापसी उनके इसी लचीले रुख का नतीजा है। मानवाधिकार संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ा। यानी जिस नरक को छोड़कर बेहतर कल और भविष्य की तलाश में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर वो यूरोप की तरफ पिछले कई सालों से टकटकी लगाए हुए थे, वो सब कुछ हो गया है।
खबर दुनिया की कार्यक्रम में आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और चलते चलते हम आपको लिए चलते हैं पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, जहां क्रिसमस से पहले पर्यटकों को लुभाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप उठाएं इन कार्यक्रमों का लुत्फ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। So amazing.